अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द एडजुटेंट बर्ड। अच्छा जी, एडजुटेंट बर्ड जो होती है वो एक परिंदा होता है। शक्ल तो उन्होंने दिखाई दी है और कुछ सारस की तरह होता है, लेकिन टांगें निस्बतन कम लंबी होती हैं। ठीक है जी, तो उसकी कहानी है और बच्चों के लिए एक छोटी सी सबक आमोज़ सी कहानी इन्होंने बनाई है। तो शुरू करते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान सी है। The tall, long-legged adjutant bird lived with his wife on the island of Borneo. लंबी सी या लंबा सा कहेंगे क्योंकि वो मेल है, तो लंबा सा लंबी टांगों वाला एडजुटेंट बर्ड था जो रहता था अपनी बेगम के साथ बोर्नियो के जजीरे पर। ये एक जगह का नाम है। One day, while his wife was out flying, he fell asleep near their nest. एक दिन जब उसकी बीवी उड़ने गई हुई थी, यानी उड़ रही थी। ज़ाहिर है परिंदे उड़ते हैं दाना दुन का चग चुगने के लिए, तो बाहर उड़ने गई थी, यानी कुछ दाना वाना देखने गई होगी, तलाश करने। ही फेल asleep, वो उसकी आंख लग गई। नेयर देयर नेस्ट, उनके घोंसले के करीब। ऑन हिज बैक हिज स्लीक ग्रे फेदर्स वर नीटली अरेंज्ड। अच्छा, वो अपनी कमर के बल लेटा था, तो उसके जो बड़े चिकने चिकने से जो ऊपर की ग्रे कलर के फेदर्स हैं, ग्रे कलर के पर हैं, वो बड़ी बड़ी सफाई के साथ ना अरेंज हुए हुए थे, बिल्कुल सीधे सीधे। क्योंकि उनके ऊपर लेट गया था तो ऐसा समझ लें जैसे वो नीचे बिछ गए थे। जब किसी चीज़ को बिछा के उसके ऊपर लेटते हैं तो वो और सीधी हो जाती है। तो बहुत बहुत सफाई के साथ वो अरेंज हुए हुए थे, बहुत सफाई के साथ एक साथ बिल्कुल एक सीध में लगे हुए थे। एंड दी वाइट फेदर्स ऑन हिज फ्रंट, ये देखें सामने की तरफ से उसके फेदर्स वाइट थे। अच्छा जी, जो परिंदा होता है उसके जो विंग्स होते हैं, कहीं और बनाता हूँ थोड़ा साफ सुथरा सा। विंग्स और फेदर्स में फ़र्क समझते हैं ना आप? मैं आपको बना के दिखाऊँ। तो अगर एक परिंदा है और उसके जो हैं वो ये, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सी एक ड्राइंग हम बना लेते हैं। ऐसा परिंदा ऊपर से उड़ता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो दो उसके पर होते हैं, अब उर्दू में हम इसको ही पर कहते हैं। ये पूरे पूरे दो पर होते हैं परिंदे के, और इन परों के अंदर जो जो छोटे छोटे फेदर्स होते हैं उनको भी हम पर कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा एक मसला होता है हमारे यहाँ समझने में। तो इंग्लिश में इस पूरे बाजू को, जो परिंदे का बाजू होता है, उसको विंग कहेंगे। और ये जो छोटे 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 से फेदर्स हैं, इनको हम जो पर हैं, जिनको छोटे पर होते हैं, उनको फेदर्स कहते हैं, ठीक है। ये बात ज़रा ध्यान में रखेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो ऊपर के जो छोटे छोटे पर थे इसके, वो तो ग्रे कलर के थे, वो उल्टा लेटा हुआ था तो वो नीचे दब गए थे। और जो सामने के वाइट फेदर्स थे, द वाइट फेदर्स ऑन हिज फ्रंट वर ओनली ओकेजनली रफल्ड। तो उसके जो सामने के सफ़ेद वाले पर थे, वो कभी कभी बिखरते थे, यानी जैसे नीटली बिल्कुल सीधे सीधे परिंदे के ऊपर जो है वो पर ऐसे चिपके हुए बॉडी पे। तो हवा चलती तो हवा से वो उड़ के अपनी जगह से थोड़ा लेफ़्ट राइट हो जाते थे, थोड़ा सा वो बिखर जाते थे। जैसे बाल होते हैं ना, तो किसी बच्चे ने बालों की बड़ी अच्छी सी मांग निकाली हुई हो, बड़े अच्छे से बाल बिठाए हुए हों, और फिर हवा चले तो बाल बिगड़ जाएं, तो उसको भी कहेंगे बाल रफल हो गए, थोड़े से बिखर गए, ठीक है। तो कभी कभी वो अपनी जगह से हट जाते थे, बिखर जाते थे। अब बाय द वार्म ब्रीज, वो गर्म हवा जो चल रही थी दोपहर की। While he was sleeping, a family of monkeys, 9 of them, came stealing down from the trees. जिस वक्त वो सो रहा था उस वक्त 9 बंदरों की एक फैमिली, उनका एक ख़ानदान चुपके चुपके नीचे उनके अपने दरख्तों से आया। दे सॉ द एडजुटेंट बर्ड स्लीपिंग पीसफुली, उन्होंने देखा वो एडजुटेंट बर्ड जो है बड़ी सुकून से सो रही है। एंड स्टार्टेड टू कमेंट ऑन हिज अपीयरेंस, और उन्होंने जो है वो कैसा दिख रहा है इसके ऊपर कुछ ना कुछ बातें कसना शुरू कर दी। वैसे तो कमेंट का मतलब बातें कसना नहीं होता है, कोई भी बात कहना होता है कि आपने इसके बारे में कोई बात कही। लेकिन चूंकि बंदर हमें पता है कि शरारत कर रहे थे, तो शरारत में वो कोई अच्छी अच्छी बातें तो नहीं कह रहे होंगे, वो सब मजाक उड़ा रहे होंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि जुमले कसना शुरू कर दिए उन्होंने। द बर्ड वॉज डीपली अस्लीप, वो परिंदा बड़ी गहरी नींद में था। एंड डिड नॉट हेयर देम, तो उसने सुना नहीं उनको।
द मंकीज पुश्ड एंड शफ्ड ईच अदर क्लोजर एंड क्लोजर टू द एडजुटेंट बर्ड। चूँकि वो सो रहा था और उन्होंने जब वो उसके जुमले कसे हंसी मजाक किया वो नहीं उठा, तो वो थोड़े से और ब्रेव हो गए, थोड़ा उनमें हिम्मत आई। तो बंदरों ने एक दूसरे को धक्का दिया। पुशिंग और शविंग दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे मायनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, पुश तो धक्का देने को कहते हैं और शव करना होता है कि किसी को किसी ऐसी जगह धकेल देना जहाँ और भी लोग खड़े हों। तो इस तरह से पुशिंग और शविंग ऑलमोस्ट एक जैसे मायनों में इस्तेमाल होगा। तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया कि वो और करीब से करीब तर होते जाएं उस परिंदे के। दे वर बोर्ड एंड जस्ट टू अम्यूज themselves they dared each other and pulled out all the tall bird's feathers। वो उस वक्त काफ़ी बोर हो रहे थे, उनको बिल्कुल कुछ करने को था नहीं, तो सिर्फ अपने आप को मज़ा करने के लिए, खुश करने के लिए, एक तफरी की खातिर, अम्यूज़ करने का मतलब होता है तफरी की खातिर। तो सिर्फ अपनी तफरी की खातिर उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे से शर्त लगानी शुरू कर दी। डेयरिंग ईच अदर, एक दूसरे को उभारना, शर्त लगा लगा के ना, क्या तुम कर सकते हो, मैं तो करके दिखा सकता हूँ, तुम ये काम कर सकते हो, तुम तो कर ही नहीं सकते मुझे लगता है, तो ये करने को कहेंगे डेयरिंग। तो एक दूसरे के साथ शर्त लगानी शुरू कर दी और शर्त लगा लगा कर उन्होंने उस बेचारे परिंदे के सारे पर जो है ना वो उखेड़ दिए, खींच लिए। ठीक है, खींच खींच के उखेड़ दिए। अच्छा, परिंदे को आप कहेंगे कि वो तो सो रहा था तो उठा क्यों नहीं? तो परिंदों के पर खींचते हैं तो वो आसानी से टूट जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। बाज़ पर इतनी ज़्यादा मजबूती से लगे होते हैं कि उनको खींचे तो वो टूटते भी नहीं आसानी से, लेकिन अगर तोड़ने की कोशिश भी करें तो परिंदों को तकलीफ भी ज़्यादा होती है। तो चूँकि कहानी है तो इन्होंने इस कहानी को इसी तरह से बिल्ड किया है, तो हम इसकी गहराई में यूँ नहीं जा रहे कि वो कौन से पर थे और कैसे खिंच गया और उठा क्यों नहीं, बल्कि हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि वो पर उन्होंने नोच लिए इसके और उसको पता ना चला। देन दे रोल्ड अराउंड हूटिंग एंड लाफिंग एट हिम, और फिर वो ज़मीन पे कलाबाजियाँ खाने लगे, हंस हंस के वो लोटपोट हो गई यूँ समझ लें। और वो उसके ऊपर जो है वो हूटिंग कर रहे थे और हंस रहे थे। हूटिंग करते हैं शोर मचाना, किसी पे ताने कसना, खूब ताने दे दे के उसको खूब कस रहे, हाँ कैसा अजीब परिंदा लग रहा है, ओ बगैर पर का कैसा छिलावा लग रहा है, ओ कैसा लग रहा है, ऐसी बातें कर रहे होंगे उसके ऊपर। तो खूब हंस रहे और खूब उसके ऊपर जो है मजाक उड़ा रहे उसका। दे वर सो नॉइजी, उतना शोर उन्होंने मचाया, दैट द एजुटेंट बर्ड वोक अप, कि वो एजुटेंट बर्ड जो थी वो उड़ गया, उसकी आँख खुल गई। द मंकी पॉइंटेड एट हिम and laughed at him because they thought he looked peculiar। बंदरों ने उसकी तरफ इशारा कर किया और हंसने लगे क्योंकि वो समझते थे कितना अजीब सा लग रहा है ना, peculiar, दूसरों से मुख्तलिफ दिखना, अजीब सा लगना। The adjutant bird stretched his wing as if to fly off, but he found that he could not do so। adjutant bird ने अपने जो पर थे वो फैलाए, अपने बाजू जो थे वो फैलाए इस तरह से, as if, जैसे कि वो चाहता था कि फ्लाई ऑफ, उड़ जाए, लेकिन उसको अंदाज़ा हुआ, उसको पता चला कि वो नहीं कर सकता ऐसा, वो नहीं उड़ पा रहा। Then the adjutant bird began to cry aloud। अब वो adjutant bird जो है वो बड़ी ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गया। What was he to do now? अब वो क्या करे? Without his feathers he could no longer fly in search of food। अपने परों के बगैर तो वो खाने की तलाश में उड़ के नहीं जा सकता था। After a time his wife came back। कुछ वक्त के बाद उसकी बेगम वापस आई। She was sorry for him। उसको बड़ा अफसोस हुआ उसको देख के। Bought him food and asked him how in the world he had lost his feathers। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ बीवी को अपने शौहर की हालत देख के, तो उसके लिए खाना लेके आई और फिर उससे पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारे पर चले गए, तुम अपने पर खो बैठे। हाउ इन द वर्ल्ड जो है वो मुहावरतन कहा जाता है, कोई ऐसा काम हो जाए जो बिल्कुल बहुत ही नामुमकिन सा लगता हो, तो कहते हैं आखिर ऐसा हो कैसे गया। ठीक है जी। The adjutant bird told her how these horrible monkeys had come while he was asleep and plucked them all out, and how when he awoke they had laughed because he looked so funny। एडजुटेंट बर्ड ने उसको पूरा बताया कि कैसे इतने गंदे ख़राब बंदर जो थे वो आए थे और जबकि वो सो रहा था, और उन्होंने नोच नोच के सारे उसके जो पर थे वो निकाल दिए, और जब उसकी आँख खुली तो वो सब कितना हंस रहे थे उसको देख देख के कि वो कितना मज़ा का खेल लग रहा है। The adjutant bird's wife said, "Don't worry, my dear. I will take care of you until you grow new feathers." तो एडजुटेंट बर्ड की बेगम ने कहा कि फ़िक्र ना करो मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हारा खूब ख्याल रख लूँगी, जब तक कि तुम्हारे नए पर नहीं आ जाते मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। After about 2 months, the adjutant bird was able to fly। तकरीबन 2 महीने लगे, तो 2 महीने के बाद जाके जो है वो एडजुटेंट बर्ड जो
उड़ने के काबिल हो गया। फॉर हिज विंग फेदर्स हैड ग्रोन, क्योंकि उसके जो बाजू वाले पर थे वो वापस उग आए थे। अगेन दोबारा, ऑल दिस टाइम while his feathers were growing he had thought and thought about some way in which he could get the better of those monkeys. Getting the better of someone का मतलब होता है किसी को मजा चखाना, किसी को सबक सिखाना, ठीक है, या किसी से बदला ले लेना। तो इस तमाम वक्त में ये 2 महीने जो उसने गुजारे, ज़ाहिर है कितनी तकलीफ में गुजारे होंगे कि कोई इसके एक तरह से भिखारी बन गया ना, फ़कीर बन गया कि वो खुद उड़ सकता था लेकिन अब उड़ नहीं सकता, कोई और लाके उसको खाना खिला रहा है। तो इस तमाम वक्त में जबकि उसके पर अभी उग रहे थे, बढ़ रहे थे, तो उसने सोचा और बहुत सोचा इस बारे में कि किसी तरह से मैं इन लोगों को मज़ा चखा दूँ। his feelings had been वेरी मच हर्ट। उसके जो जज्बात थे वो बहुत ज़्यादा मजरूह हुए थे, बहुत तकलीफ़ में था वो, दिल उसका टूट गया था। ही वॉन्टेड टू मेक क्वाइट श्योर दैट द monkeys वुड नेवर डू सच अ थिंग अगेन, और वो इस बात को बहुत ज़्यादा यकीनी बनाना चाहता था कि ये बंदर दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। बट थिंक एज ही वुड ही कुड डिसाइड ऑन नथिंग, पर उसने कितना भी सोच लिया लेकिन वो कोई फैसला ना कर सका। देन वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अबाउट नियर द रिवर, फिर एक दिन जबकि वो दरिया के किनारे चल रहा था, चहलकदमी कर रहा था, ही मेट बबॉग द टॉर्टवाइस, उसकी बबॉग से मुलाकात हुई जो कि एक टर्टल था, एक कछुआ था, टॉर्टवाइस था। He told Bobog how those horrible monkeys had stolen all his feathers and how his feelings had been hurt because they had laughed at him and he hadn't been able to fly for 2 months. And if it hadn't been for his wife, he would have died. उसने बताया बबॉग को कि कैसे ये कितने गंदे ख़राब बंदर जो थे, उन्होंने उसके पर सारे पर चुरा लिए थे, नोच लिए थे, और कितना उसको दुख हुआ था, कितने उसके जज्बात मजरूह हुए थे, इतना दिल टूटा था उसका, क्योंकि वो सब इतना हंसे थे उसके ऊपर, और वो उड़ ही नहीं सका 2 महीने तक। और अगर उसकी बेगम वहाँ नहीं मौजूद होती, उसकी बेगम उसकी मदद ना करती, इफ़ इट हैडेंट बीन फॉर हिज वाइफ, अगर आप उसकी मदद ना होती, जैसे आप कहेंगे अपने दोस्त से कह सकते हैं, इफ़ इट हैडेंट बीन फॉर यू आई वुडंट हैव बीन एबल टू रीच होम इन टाइम, अगर तुम ना मौजूद होते तो मैं घर वक्त पे ना पहुँच सकता होता। इस तरह से इफ़ इट हैडेंट बीन फॉर यू का मतलब होता है अगर तुम ना होते, तुम मेरी मदद ना करते। तो इस तरह से इफ़ हैडेंट बीन फॉर हिज वाइफ, अगर उसकी बीवी ने उसकी मदद ना की होती तो ही वुड हैव डाइड, वो मर चुका होता भूखा। Bobog was also very angry with the monkeys. Bobog को भी बंदरों पे बड़ा गुस्सा था because they would often jump on his back and dance about laughing at Bobog's slow walk. वो अक्सर जो है ना वो उसकी कमर पे चढ़ के छलांगे लगाते थे, उछलते कूदते थे, नाचते थे, क्यों, और हंसते थे बबॉग की हल्की चाल पे कि वो ज़्यादा तेज़ नहीं चलता। They knew he could not shake them off or stop them, और उनको पता था कि वो उसको अपने आप को हिला के उनको नीचे गिरा नहीं सकता और ना उनको रोक सकता है ये करने से। आई विल हेल्प यू सैड बबॉग, बबॉग ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ या करूँगा। ही हैड थॉट ऑफ अ प्लान टू टीच द मंकीज अ लेसन, और उसने पहले ही सोच रखा था एक ऐसा प्लान जिससे कि इन बंदरों को एक सबक सिखाया जा सके। बट फर्स्ट यू मस्ट गो एंड हंट फॉर अ बोट, लेकिन पहले तुम्हें जाना होगा, बबॉग ने कहा एडजुटेंट बर्ड से, कि पहले तुम्हें जाना होगा एक कश्ती ढूंढने के लिए। व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट, कश्ती का क्या इस्तेमाल होगा, सैड द एडजुटेंट बर्ड इन सरप्राइज, एडजुटेंट बर्ड ने ज़रा हैरान होते हुए पूछा। आई एम नॉट क्लेवर एट रोइंग, मुझे कश्ती चलाने में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। रोइंग कहते हैं चप्पुओं से कश्ती को चलाने, तो मैं चप्पू से जब कश्ती चलाने में कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। नेवर यू माइंड, ये भी एक एक्सप्रेशन है बात कहने की कि कोई फ़िक्र की बात नहीं है, ठीक है, नेवर यू माइंड, या इसको हम आजकल कहते हैं डोंट यू माइंड। तो नेवर यू माइंड सैड बबॉग, व्हाट यू मस्ट डू इज़ टू फाइंड अ बोट विद अ होल इन इट, बस तुम्हें करना ये है कि तुम्हें कश्ती तलाश करनी है जिसमें कोई सुराख हो। द होल मस्ट बी द राइट साइज़ फॉर मी, और जो सुराख हो बिल्कुल इस तरह का हो, उसका साइज़ ऐसा हो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हो, यानी मैं उसमें ठीक से फिट कर जाऊँ उस सुराख में, ऐसा देखना सुराख। So the adjutant bird agreed that he and Bobog should meet again in 7 days. तो एडजुटेंट बर्ड इस बात से रजामंद हो गया कि ठीक है, वो और बबॉग अब एक हफ्ते बाद मिलेंगे दोबारा। एंड द एडजुटेंट बर्ड एट वंस सेट आउट टू लुक फॉर अ बोट, अब एडजुटेंट बर्ड फ़ौरन ही उसने अपना ये काम शुरू किया। सेटिंग आउट टू डू समथिंग मतलब किसी काम को शुरू कर देना, तो उसने फ़ौरन ही अपना ये काम शुरू कर दिया कि वो एक कश्ती की तलाश में निकल खड़ा हुआ।
विद द राइट साइज्ड होल इन इट, जिसमें कि मुनासिब सा होल हो जो कि उस कछुए के लिए बिल्कुल ठीक हो. देयर वर लॉट्स ऑफ बोट्स लाइंग अबाउट एंड ही वॉज नॉट लॉन्ग इन फाइंडिंग वन. काफ़ी कश्तियाँ वहाँ पड़ी हुई थी. जब पड़ी हुई कश्तियों के लिए कहना कुछ सही नहीं लग रहा ना, तो वहाँ काफ़ी कश्तियाँ साहिल पे या दरिया के किनारे खड़ी थी, यूँ कहना सही लगेगा. लाइंग अबाउट जो इस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ना हो, वहाँ ऐसी बस मौजूद थी. बहुत सी कश्तियाँ ऐसी दरिया के इस किनारे से बहुत सी कश्तियाँ दरिया किनारे पे खड़ी थीं जो कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं हो रही थी, बज़ाहिर ऐसा लगता है. और उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी एक तलाश करने में, ऐसी कश्ती तलाश करने में जैसी उसको चाहिए थी. ये भी एक एक्सप्रेशन है जो पहले यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ होता. ही वॉज नॉट लॉन्ग इन फाइंडिंग वन. तो अब आजकल अगर लिखते, ये पुरानी कहानी है चूँकि तकरीबन 100-150 साल पुरानी कहानी है, तो अगर आजकल लिखते तो हम इसको कैसे लिखते? इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू फाइंड वन. तो लेकिन ये पुराना एक्सप्रेशन है तो इसको इन्होंने लिखा ही वॉज नॉट लॉन्ग इन फाइंडिंग वन. उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगा एक ऐसी कश्ती ढूंढने में. After 7 days, he and Bobog met at the place where the boat was lying. 7 दिन बाद वो और बबॉग मिले एक ऐसी जगह, उस जगह पे जहाँ पे कोई कश्ती पड़ी थी. और ज़ाहिर है ये तो पड़ी ही होगी क्योंकि इसमें सुराख था, तो किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी, उस वक्त तक बेकार पड़ी होगी. Then Bobog crept into the hole so that the water could not get in anymore. फिर बबॉग जो है ना वो रेंग रेंग के और उस सुराख के अंदर घुस गया ताकि पानी जो है वो उस कश्ती में मज़ीद ना आ सके. पहले आ सकता था लेकिन अब इसलिए जाके फिट हो गया सुराख में, तो पानी नहीं आ सकता था. द पीपल हु वर स्टैंडिंग अबाउट, उस वक्त वहाँ जो लोग खड़े हुए थे, हेल्प्ड टू पुश द बोट आउट फ्रॉम द शोर, उन्होंने मदद की उस कश्ती को धकेलने में साहिल से. एंड शी स्टार्टेड अवे डाउन स्ट्रीम. तो वो साहिल कह लें या वो जो दरिया का किनारा होता है, दरिया के किनारे पे से उन्होंने धक्का लगाया और वो अब एक ऐसा दरिया था जो नीचे को बह रहा था. और दरिया जब नीचे को बहते हैं तो नीचे जाके वो कहाँ मिल जाते हैं? वो नीचे जाके समंदर से मिल जाते हैं आखिरकार दरिया. तो वो नीचे की तरफ जा रहा था, बह रहा था. डाउन स्ट्रीम, दरिया के साथ साथ नीचे की तरफ बहना. जिस रुख पे दरिया जा रहा है उस रुख पे बहना. विद द एडजुटेंट बर्ड स्टैंडिंग अप इन हर. तो अब लोगों ने धक्का लाया कि उसको कश्ती को दरिया में आगे चलाया और वो चलना शुरू हो गई दरिया में नीचे की तरफ. वो इस तरह से कि अब एडजुटेंट बर्ड जो है वो उसके अंदर खड़ा हुआ था कश्ती में. कश्ती को भी हर कह के मुखातिब कर लेते हैं बाज़ औक़ात, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदा है. ठीक है. प्रेजेंटली 5 monkeys who were sitting in a row on a branch of a tree spied the boat and one of them called out. उसी वक्त इत्तेफाक क्या हुआ कि वो 5 बंदर जो कि वहाँ बैठे हुए थे एक ही कतार में एक दरख्त की शाख के ऊपर, उन्होंने देखा इस कश्ती को. वैसे स्पाइड तो कहते हैं ना छुप छुप के देखना, या उनको दूर से नज़र आ गई तो भी स्पाइड का लफ्ज़ यूज़ किया जा सकता है. एंड वन ऑफ देम कॉल्ड आउट, उनमें से एक ने आवाज़ लगा के पुकार के कहा, एडजुटेंट बर्ड वेयर आर यू गोइंग? एडजुटेंट बर्ड तुम कहाँ जा रहे हो? जस्ट फॉर अ नाइस ट्रिप सेड ही, मैं तो बड़ा कोई मज़ेदार सा एक ट्रिप करने जा रहा हूँ, घूमने फिरने जा रहा हूँ. उसने कहा, मे वी कम विद यू यू स्प्लेंडेड बर्ड, क्या हम तुम्हारे साथ आए हो ज़बरदस्त परिंदे, ओ शहाना आलीशान परिंदे, क्या हम तुम्हारे साथ आएँ? द मंकी दास बंदों ने पूछा, वो अब उसको मक्खन लगा रहे थे ना. सर्टनली, हाँ बिल्कुल ज़रूर, ही आंसर पोलाइटली, उसने बड़े तमीज़ से जवाब दिया. ही हैड रिकग्नाइज्ड देम, वो उनको पहचान गया था. दे वर 5 of the monkeys who had so cruelly pulled out his feathers and mocked him. ये उन बंदरों में से 5 थे, वो सारे टोटल 9 थे ना, ये आगे पता चलेगा आपको. तो उनमें से 5 थे जिन्होंने बड़े ही ज़ालिमाना तौर पे उसके पर नोचे थे और उसका मजाक उड़ाया था. मॉकिंग, मजाक उड़ाना किसी का या चिढ़ाना किसी को. सो दीज 5 monkeys scrambled chattering into the boat. तो ये 5 बंदर जो है ना वो उछलते कूदते बातें करते कश्ती में सवार हो गए. देन while they were enjoying themselves, और फिर जब वो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, enjoying themselves, वो खुद बड़ा मज़ा कर रहे थे, उनको बहुत मज़ा आ रहा था इस सफ़र में. मतलब ये हुआ ड्रिफ्टिंग इन द बोट, कश्ती के अंदर बैठ के दरिया के साथ साथ बह रहे थे. Another monkey, also one of the feather pullers, एक और बंदर ने आवाज़ लगाई जो कि उन्हीं में से था जिन्होंने उसके पर निकाले थे. चूँकि मैंने बताया ना पहले 5 बैठे थे, अभी 4 बाकी थे. Called from another tree, उसने आवाज़ लगाई एक और दरख्त पे से. And he and 3 others of
दैट वेरी सेम फैमिली ड्रॉप्ड इनटू द बोट ऑफ देयर ब्रांच। तो वो और उसके साथ 3 और उसी ख़ानदान के, उन्होंने भी छलांगे लगा दी उस कश्ती में अपनी शाख पे से। When a lot of other monkeys saw these 9 having such a pleasant boat trip, they wanted to get in too. अब जब बहुत से दूसरे बंदरों ने देखा कि 9 बंदर कितना मज़ेदार वक्त गुजार रहे हैं, कितना खुशगवार वक्त गुजार रहे हैं अपना इस बोट ट्रिप में, इस कश्ती के सफ़र में, तो उन्होंने भी चाहा कि वो भी आ जाएं। बट द एजुटेंट बर्ड वुडंट हैव देम ऑन बोर्ड, लेकिन एजुटेंट बर्ड ने उनको कश्ती पे सवार ना होने दिया। What he said was, जो उसने कहा वो ये था, that more would overload the board, कि ज़्यादा आओगे तो कश्ती पलट जाएगी, कश्ती में बहुत ज़्यादा वज़न हो जाएगा। ओवरलोड, कश्ती का वज़न बहुत बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, कश्ती में वज़न बढ़ जाता है तो नीचे की तरफ डूबना शुरू हो जाती है, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, तो कश्ती फिर के डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट द रियल रीज़न वॉज, लेकिन असल बात तो ये थी कि ही ओनली वॉन्टेड द 9 हु हैड पुल्ड आउट हिज फेदर्स एंड लाफ्ड, वो सिर्फ उन्हीं 9 को बिठाना चाहता था जिसने कि उसके पर नोचे थे और हंसे थे। द बोट ड्रिफ्टेड आउट फ्रॉम द रिवर इनटू द सी। देखिए आखिरकार क्या हुआ कि वो कश्ती बहती बहती दरिया में से निकल के समंदर में चली गई। एंड द वेव्स बिगैन टू रॉक हर। अच्छा, दरिया तो सीधा सीधा बहता है, लेकिन समंदर में तो लहरें आती हैं, तो लहरें जब आ रही होती हैं तो कश्ती जब इन लहरों पे से गुजरती है तो वो कश्ती काफ़ी हिलती है, डोलती है जिसको हम कहते हैं। तो कश्ती जब दरिया से निकल के समंदर में आ गई तो लहरों ने कश्ती को रॉक करना शुरू कर दिया, यानी लहरों की वजह से कश्ती डोलना शुरू हो गई इधर उधर। जब कश्ती डोलती है समंदर में ना तो डर भी लगता है बैठे हुए लोगों को, पता नहीं पलट ही ना जाए। ख़ासतौर पे जिनको प्रैक्टिस नहीं होती, अंदाज़ा नहीं होता कि कश्ती क्यों डोल रही है और उसको डोलने से कैसे रोका जाए। बड़ा मज़ेदार सा काम होता है जब लहर आती है ना, तो कश्ती की एक ब्रॉड साइड होती है, एक फ्रंट साइड होती है। तो अगर लहर इस रुख से आ रही है, ऐसे करके लहर आ रही है, ठीक है, तो आपको कश्ती को जो है ना ऐसे रुख पे रखना होता है कि लहर को आप हेड ऑन मीट कर सकें, हेड ऑन मीट कर सकें। अगर आपकी कश्ती ऐसे हुई लहर के आते वक्त, तो लहर आपकी कश्ती को बहुत ज़्यादा हिलाएगी। अगर आप हेड ऑन मीट करेंगे तो कम हिलाएगी। तो बहरहाल ये तो इस चैप्टर का मतलब, चैप्टर में नहीं थी ये बात, मैंने ऐसे आपसे कर ली कि अगर आप चाहें तो जानबूझ के आपकी कश्ती बहुत ज़्यादा डोलेगी नॉर्मल से ज़्यादा। वो कैसे कि आप जब लहर आ रही होगी तो अपनी कश्ती को ब्रॉड साइड कर लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कश्ती कम डोले तो आप जानबूझ के कश्ती को लहर के सामने हेड ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कश्ती कम डोलेगी। तो खैर, इधर तो बाहर लिए हुआ कि कश्ती जैसी लहरों के साथ आई तो डोलना शुरू हो गई। The adjutant bird pretended there was danger. तो adjutant bird ने ना ऐसी अदाकारी करना शुरू कर दी जैसे कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है। And told the monkeys to tie their tails together. बंदरों से कहा अपनी अपनी दुमें आपस में बांध लो, 2 and 2, दो दो करके। Saying that 5 small ones must sit on one side of the boat and 4 opposite. 5 छोटे बंदर एक तरफ बैठ जाओ कश्ती के और बाकी 4 दूसरी तरफ बैठ जाओ, ताकि वजन बराबर से हो जाए ना। So that she should not roll so much, ताकि वो इतना ज़्यादा डोले ना कश्ती। The monkeys tied their tails together and sat just he said. बंदरों ने अपनी दुमें बांध ली और बिल्कुल वैसे ही बैठ गए जैसे उनको कहा गया था। They very much wanted to stop this rolling, for they were frightened. वो बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, उनकी बहुत ख्वाहिश हो रही थी किसी तरह से ये जो डोलना है ना कश्ती का, ये बंद हो जाए, इधर उधर लेफ्ट राइट जो हिल रही है कश्ती इतना ज़्यादा, ये बंद हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। When they were all neatly arranged like this, with their tails tied, जब वो बहुत अच्छी तरह से तरीके से तमीज़ से बैठ गए बिल्कुल जैसे कि उनको बताया गया था और उनकी दुमें आपस में बांध ली गई, the adjutant bird called, तो adjutant bird ने आवाज़ लगाई, Babag, can you hear me? I'm going to fly off now. Babag, तुमने मुझे आवाज़ आ रही है? अब मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। Yes, I hear you. हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली, answered Babag. Babag ने आवाज़ लगाई, I'll swim off too. मैं भी यहाँ से तैर के निकल जाता हूँ। फिर जनाब क्या हुआ कि so the adjutant bird flew up and the tortoise popped down out of the hole and into the water and then of course, तो क्या हुआ कि adjutant bird तो उड़ गया और जो कछुआ था वो popped down, popping की आवाज़ होती है जब किसी चीज़ में कोई चीज़ फंसी हुई हो और वो एकदम से निकले तो पॉप करके आवाज़ आती है ना। तो जैसे कोई बोतल ऐसे खोले जिसमें
कोई ढक्कन फंसा हुआ तो उसमें से ऐसी आवाज़ आती ना, तो ये पॉपिंग आवाज़ के साथ वो निकल गया कश्ती में से, टॉर्टोइज जो था पानी के अंदर चला गया। देन ऑफ कोर्स द वाटर रश्ड इन थ्रू द होल एंड द बोट बिगैन टू सिंक। तो फिर जाहिर है कि पानी फिर तेज़ी से कश्ती में उस सुराख में से आना शुरू हो गया और कश्ती डूबना शुरू हो गई। द monkeys tried to swim, बंदरों ने तैरने की कोशिश की, which they could usually do quite well, जो कि वो आमतौर पे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो अच्छे से तैर सकते हैं वो, but their tails were tied together, लेकिन उनकी दुमें जो है वो आपस में बंधी हुई थी। So they had a dreadful time of it, तो उन्होंने तो बड़े ही खौफनाक किस्म का वक्त देखा, वो जो वक्त देखा उन्होंने उस वक्त। In fact, they only just managed to get ashore, बल्कि सच कहें तो बहुत ही मुश्किल से ही वो इस काबिल हो सके कि साहिल तक पहुंच सकते। जस्ट मैनेज का मतलब बिल्कुल ही, बहुत ही, बिल्कुल इसको कहते हैं ना उर्दू में कन्नों से, बिल्कुल ही बचत हो गई बस उनकी, वरना तो डूब ही जाते। तो बहुत ही मुश्किलों से कोई काम करने के लिए हम ये जस्ट का इजाफा कर देते हैं, तो ही दे जस्ट मैनेज टू गेट अश्योर्ड, वो बहुत ही मुश्किल से साहिल तक पहुंच पाए। सम हाफ ड्राउंड, कुछ तो आधे डूब ही गए थे, मतलब हाफ ड्राउंड तब होंगे जब पेट वेट में पानी भर जाएगा समंदर का, नाक वाक के अंदर से पानी गया होगा। एंड ऑल वेरी मच फ्राइटेंड एंड मिजरेबल, और सभी बहुत ज़्यादा खौफज़दा और बदहाल थे, बहुत बुरे हाल में थे। एज फॉर द एजुटेंट बर्ड, और फिर एजुटेंट बर्ड की सुनिए तो क्या हुआ। एज ही फ्लू अवे ही शाउटेड आउट, जब वो उड़ के जा रहा था तो उसने आवाज़ लगाई, नाउ यू हॉरिबल monkeys, सी what you get for pulling out my feathers and laughing। अब देखा तुम लोग, ओ बदतमीज़ गंदे ख़राब बंदरों, तुमने देखा कि मेरे पर नोचने का और मुझ पे हंसने का क्या तुम्हें नतीजा मिला। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द monkeys did not bother the adjutant bird or the tortoise। उसके बाद से बंदरों ने कभी एडजुटेंट बर्ड या उस कछुए को तंग नहीं किया। दे कैरीड ऑन बीइंग नॉइजी एंड लाइवली, उन्होंने अपना जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार था ना, शोर मचाते, खूब खुशगप्पियाँ करते, खुशदिली का इज़हार करते, मजाक करते लोगों के साथ, बट डिड नॉट प्ले ट्रिक्स, लेकिन किसी के साथ ना उन्होंने कोई ट्रिक्स नहीं की, यानी किसी को जो है उन्होंने इस तरह का तंग नहीं किया कि उसको तकलीफ़ देने की नौबत आ जाए या वो तकलीफ़ में आ जाए। और अपसेट अदर एनिमल्स, या दूसरों का जो है वो उन्होंने अपसेट नहीं किया, उनको ऐसी सूरत हाल में नहीं लेके आए जिसमें वो नाराज़ होते। ठीक है, तो अब उन्होंने लोगों को नाराज़ करना और उनके साथ ऐसी शरारतें करना जिससे कि वो तंग हों, वो बंद कर दिया। हाँ, खुशगप्पियाँ, हंसी मजाक ये तो उनका जारी था। ठीक है जी, तो ये छोटी सी कहानी थी, बहुत आसान सी कहानी थी। तो ये एमेबल विलियम एलिस ने लिखी थी, और इसके थोड़ा, ये तो थोड़ी सी और मुश्किल थी, इन्होंने थोड़ी इजी करके यहाँ पे आपके सामने रखी है। तो इन्होंने बहुत सी कहानियाँ ऐसी लिखी हैं, ऑलमोस्ट आज से 100 साल पहले से लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने। और बच्चों के लिए बहुत सी बुक्स लिखी हैं फेरी टेल्स के ऊपर, और अरेबियन नाइट्स इन्होंने लिखी थी, और भी बहुत सी ऐसी किताबें इन्होंने तहरीर की हैं जो कि नोटेबल हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा कि हम चाहते हैं कि आप जब एग्ज़ाम में जाए ना, तो आपको रट्टा लगा के ना जाना पड़े, आपको सारे जब सवाल जवाब जो है ना उसके ये टेंशन ख़त्म हो जाए कि मुझे याद करने हैं। वो कैसे होगा कि आपने चैप्टर मुझसे अच्छे से समझ लिया ना, अब आप खुद से जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। जवाब लिखेंगे तो उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, वो किसी टीचर से चेक करवा लीजिएगा, फिर उन गलतियों के दुरुस्त करके उस बुनियाद पे अगले चैप्टर को अटैम्प्ट कीजिएगा। अगला चैप्टर उससे बेहतर अटैम्प्ट होगा ऑटोमेटिकली, फिर उससे अगला चैप्टर उससे बेहतर हो जाएगा, फिर उससे अगला चैप्टर उससे बेहतर हो जाएगा, यहाँ तक कि जब आप एंड ऑफ द बुक पहुँचेंगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं तो सिर्फ चैप्टर पढ़ लूँ तो मेरे जवाब खुद ही से लिखने आते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही लिखे हैं जवाब। ठीक है ना, तो ये हम चाहते हैं कि आप करें। मैं सवाल आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, और अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल ना हो फ़िलहाल जिससे कि आप करेक्शन दे सकते हैं, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा कि अगर आप मुझे ईमेल कर दें, क्योंकि मैं कमेंट्स पे ही नहीं चाहता कि मैं जवाब लिख के आपको भेज दूँ। यानी मैं चाहता हूँ आप अपने जवाब लिखें, करेक्शन के लिए मेरे पास भेज दें, मैं उनको करेक्ट करके आपको बता दूंगा कि भाई आपका जवाब कैसे बेहतर हो सकता था। ठीक है, लेकिन मैं कमेंट्स में जवाब देने में मुझे ये मसला है कि फिर बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने जवाब खुद से लिखे नहीं होंगे, वो कमेंट्स में मेरे जवाब देख के बस उनको छाप लेंगे। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि लोग खुद से बस छाप लें, पहले अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप मुझे मेरे एड्रेस पर ईमेल कर दें, मैंने इसलिए यहाँ पे आपको एड्रेस दे दिया है। अपने जवाब मुझे भेज दीजिए, मैं बता दूंगा कि इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती थी। ठीक है, अब शुरू करते हैं बात असल के सवालों को समझने। अच्छा जी, सवालों को समझने की एक ट्रिक ये होगी जनाब कि मैं आपको सारे सवाल समझा दूंगा, लेकिन आप पॉज कर करके सवाल समझेंगे।
क्या मतलब हुआ? जब मैं पहले सवाल समझा दूँ ना तो फिर आप उस वीडियो को पॉज़ कर दीजिएगा और उसका पहले जवाब लिख लीजिएगा, फिर दूसरा सवाल सुनिएगा, वरना क्या होता है कि आप सारे सवाल एक साथ सुन लेते हैं तो आखिर में याद नहीं रहता कि पहले सवाल में क्या बोला था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द एजुटेंट बर्ड डूइंग एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी? तो बहुत आसान सवाल है, एजुटेंट बर्ड क्या कर रहा था कहानी के शुरू में? द एजुटेंट बर्ड वॉज से शुरू करेंगे हम, द एजुटेंट बर्ड वॉज, और फिर यहाँ पे आप ऐड करेंगे कि वो क्या कर रहा था, डूइंग काट देते हैं, और जब आप लिख लेंगे कि वो क्या कर रहा था उसके आखिर में आप लिखेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी और फिर क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। ठीक है, तो द एजुटेंट बर्ड वॉज और फिर वो लिखना है कि वो क्या कर रहा था। क्या कर रहा था भाई? वो सो रहा था, अपनी कमर के बल लेटा हुआ, आराम कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, ये बातें आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, what made the tortoise want to help the adjutant bird? टॉर्टोइज के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसका दिल चाहा कि वो भी एडजुटेंट बर्ड की मदद करे? अब इसका जवाब देने के ना 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है आप यूँ बोलें, जुमला ऐसे बनाएं कि द टॉर्टोइज वांटेड टू हेल्प द एडजुटेंट बर्ड बिकॉज, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और यूँ भी कह सकते हैं कि व्हाट मेड द टॉर्टोइज वांट टू हेल्प द एडजुटेंट बर्ड वाज, और क्वेश्चन मार्क हटा दें, ये भी जवाब शुरू किया जा सकता है। तो बहरहाल कोई एक तरीका इख्तियार कर लें। तो यूँ शुरू कर लेते हैं कि द टॉर्टोइज वांटेड टू हेल्प द एडजुटेंट बर्ड बिकॉज, और फिर बिकॉज के बाद आप अपना जवाब लिख लीजिए। अब जवाब क्या है? क्योंकि बंदर जो हैं वो टॉर्टोइज को भी तंग करते थे और उसके ऊपर चढ़ जाते थे, तो पूरा वाक़या बता देंगे। क्योंकि अब क्लास वो अच्छी बड़ी क्लास होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कम से कम बात लंबी करें, पूरी पूरी से समझाएं कि वो बंदर को तंग करते थे, उसके ऊपर छलांगे लगाते थे, उसकी कमर पर चढ़ जाते थे और उसको स्लो वॉक की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे और वो उनको हटा नहीं पाता था। अगर ये पूरी बात आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पॉज कर लीजिए, दूसरा जवाब कंप्लीट कीजिए, फिर तीसरा जवाब सवाल सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, What would have happened to the adjutant bird if his wife had not been there to look after him? क्या होता है एडजुटेंट बर्ड के साथ अगर उसकी बेगम वहाँ नहीं होती उसकी मदद करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए? तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा जवाब है। द एडजुटेंट बर्ड वुड हैव करके फिर आप डैश लिखेंगे, एक लफ्ज़ ही ऐड करना है खाली, क्या होता है उसके साथ, मर जाता, और आगे फिर आपने वापस ही ऐड करना है इफ़ हिज वाइफ हैड नॉट बीन देयर टू लुक आफ्टर हिम। ठीक है, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू एडजुटेंट बर्ड? एडजुटेंट बर्ड वुड हैव डैश, डैश में क्या आएगा? मर जाता है। अब मर जाता को इंग्लिश में सोच लें क्या लिखेंगे आप? इफ़ हिज वाइफ हैड नॉट बीन देयर टू लुक आफ्टर हिम, ये आखिर में ऐड कर दीजिएगा। ये हो गया भाई, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, पॉज कीजिए, जवाब लिखिए, फिर अगला सवाल सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज बोबॉग्स प्लान टू गेट बैक एट द मंकीज? बंदरों से बदला लेने के लिए बोबॉग ने क्या प्लान बनाया था? द प्लान दैट बोबॉग हैड टू गेट बैक एट द मंकीज वॉज, और ऐसे जवाब लिखते हैं, शुरू कर दें आप आगे अपना, अब पूरा प्लान बना दें, बता दें उनको क्या प्लान था। प्लान ये था कि वो चाहता था कि एक ऐसी कश्ती हासिल की जाए जिसमें सुराख हो, जो कि बोबॉग के साइज़ का हो, फिर बोबॉग उस सुराख में बैठ जाए ताकि वो सुराख बंद हो जाए और कश्ती जो है वो चला के मंकीज़ को ऐसा दिखाया जाए जैसे कि ये लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं, और फिर जब ये लोग सारे बंदर कश्ती में सवार हो जाएं तो ये दोनों कश्ती को तनहा छोड़ के बंदरों को उनके हाल पे छोड़ के वहाँ से निकल आएँ और बंदरों को बहुत परेशानी उठानी पड़े। अब ये पूरी बात आपने लिखनी है यहाँ पे, तो ये एक ज़रा लंबा सवाल है। ठीक है जी, लेट्स सी कि आप कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पॉज कीजिए और अपना जवाब लिख के देखिए, और उसके बाद जब जवाब लिख लें तो अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ बोबॉग्स प्लान? बोबॉग के प्लान के नतीजे में क्या हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ इसके पूरा जो प्लान था? तो जवाब क्या है जी? जवाब यूँ शुरू करेंगे, द रिजल्ट्स ऑफ बोबॉग्स प्लान वर, चूँकि रिजल्ट्स प्लूरल है इसलिए वॉज नहीं लिखेंगे, वर लिखेंगे। तो द रिजल्ट्स ऑफ बोबॉग्स प्लान्स वर, और फिर आगे बताएंगे क्या नतीजा निकला था। तो नतीजा ये निकला था कि बंदर जो हैं वो बुरी तरह से घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, ऑलमोस्ट डूबने वाले थे और बहुत मुश्किल से जान बचा के निकले थे।
आप चाहें तो उसमें ये बात भी ऐड कर सकते हैं, और अच्छा ही होगा, जितना आप तफसील ऐड करते हैं उतना अच्छा होगा, कि उसके बाद से उन्होंने तौबा कर ली थी कि वो किसी भी जानवर को तंग नहीं करते थे और किसी पे ट्रिक्स नहीं प्ले करते थे, किसी को अपसेट नहीं करते थे। और एडजुटेंट बर्ड और बुबॉग से तो उन्होंने बिल्कुल ही उनको तंग करना छोड़ दिया था। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इसके हिसाब से देख के आपको जवाब बनाना है। शुरू कैसे करेंगे मैंने बता दिया, द रिजल्ट्स ऑफ बुबॉग्स प्लान व, ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है, अब जवाब लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, even though the monkeys teased everyone around, do you think it was right of the adjutant bird and bobok to teach them a lesson in the manner they did? Why or why not? इसका जवाब हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है, कि हालांकि बंदर सबको तंग करते थे, आपका ख्याल है कि जिस अंदाज से एडजुटेंट बर्ड और बबॉग ने उनको सबक सिखाया है वो अंदाज़ सही था या नहीं था? आपका क्या ख्याल है? तो भाई मैं तो ये चाहूँगा कि आप कहें कि भाई सही नहीं था। द वे, जवाब क्या होगा? द वे एडजुटेंट बर्ड एंड बबॉग, इसे देख लें कि पास्ट टेंस तो नहीं है, टीज्ड, हाँ टीज्ड है ना, तो उससे पास्ट टेंस रिफ्लेक्ट हो रही है। द वे एडजुटेंट बर्ड एंड बबॉग टॉट देम अ लेसन, टीच के बजाय चूँकि सवाल में पास्ट टेंस यूज हुई है तो यहाँ पे आप इसको टॉट कर देंगे, टॉट देम अ लेसन, या in the manner in which adjutant bird and bobok taught the monkeys a lesson was not right, वो ठीक नहीं था। ऐसे शुरू करेंगे, लेकिन अभी बाकी है जवाब कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है, ये है असल बात। तो क्यों लगता है भाई ऐसा? तो मुझे तो ऐसा इसलिए लगता है कि अगर वो क्या पता बहुत से बंदर डूब जाते, उन्होंने तो उनके साथ बुरा किया, लेकिन अब हम भी उनके जितने बुरे हो जाएं, किसी ने हमारे ऊपर जो है वो चलते हुए कोई बुरी हमारे साथ कोई हरकत कर दी, तो हम वो बुरी हरकत उनके साथ करेंगे, तो फिर हम भी तो वैसे ही हो जाएंगे। हम चलते हुए जा रहे हैं, कोई कुत्ता हम पे भौंकेगा, तो क्या हम भी उस कुत्ते पे भौंकना शुरू हो जाएं? ऐसा नहीं है ना। तो उन्होंने तो बहुत बुरी हरकत की एडजुटेंट बर्ड के साथ, और वाकई एडजुटेंट बर्ड मर भी सकता था, लेकिन उसके जवाब में एडजुटेंट बर्ड ने भी ना बिल्कुल वैसी हरकत कर दी उसके साथ के, उनके साथ के, क्या पता वो कुछ मर जाते और उनकी कोई फैमिली होती बेचारों की, किसी के कोई बच्चे होते छोटे छोटे, फिर उनका क्या होता। तो ये नहीं सोचा इन्होंने, बस बदला लेने की सोची। तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी, इतना ख़तरनाक काम करवा के कि बिल्कुल जान के लाले पड़ गया उनको, ऐसा बदला लेना अच्छी बात नहीं थी। तो मेरा तो ख्याल है, तो आपको ये लिखना चाहिए इसी तरह से। लेकिन बहरहाल इजाज़त है इसमें कि अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ऐसा ही होना चाहिए था, तो आप लिख सकते हैं, इसको एग्जामिनर या टीचर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो जवाब लिखिए आप, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद द मंकीज़? अगर आप होते तो बंदरों के साथ क्या करते? तो एक जवाब तो बहुत आसान है कि आप कहते हैं इफ़ इट वुड हैव बीन मी आई वुड हैव, यहाँ से तो शुरू करेंगे आप, क्या? इफ़ इट वुड हैव बीन मी, अगर ये मैं होता, आई वुड हैव, तो मैं ऐसा करता कि, और फिर आप जवाब आगे बनाएंगे अपना, क्या करता? आप सबसे आसान जवाब इसका ही दे सकते हैं, आई वुड हैव डन द सेम एज द एडजुटेंट बर्ड, मैं वही करता जो एडजुटेंट बर्ड ने किया। लेकिन मुझे तो ये जवाब पसंद नहीं आएगा, और इसके ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ज़्यादा मार्क्स आपको उस सूरत में मिलेंगे जब आप कोई नया आइडिया दें ना, कि अगर मैं होता ना तो मैं तो उनके साथ ऐसा यूँ कर लेता, उससे मेरा मसला हल हो जाता और उनको सबक भी सीखने को मिल जाता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आप में से कोई ये कहे कि अगर मैं होता तो मैं उन लोगों की खूब अच्छी सी दावत करता और फिर उसके बाद उनको समझाता कि देखो तुम लोगों ने जो किया वो कितनी ख़राब बात थी, मे बी। तो या मैं उनके किसी बहुत बुज़ुर्ग बंदर की मदद करता और मेरी मदद की वजह से उसका दिल नरम हो जाता और फिर उनको समझाता है कि तुम लोगों ने कितना बुरा काम किया, कितना अच्छा देखो बर्ड है और तुम लोग उसके साथ ऐसा करके आए थे। तो अब ये आपके ऊपर है, आपने ये बताना है कि अगर आप होते तो आप इस मसले का हल कैसे निकालते, कि आप बदले की तरफ जाते या किसी और अंदाज से उनसे दोस्ती करके उनको समझा देते। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब हमारा डिस्क्रिप्शन ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। लेट्स सी कि आप में से सबसे अच्छे जवाब कौन बनाता है, और फिर इसी तरह से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।